ध्यान दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर जो भी टाइप का प्रॉब्लम आए, चाहे वो सुपर प्रॉफिट कम प्रॉब्लम रहे, कैपिटलाइजेशन का रहे, एवरेज का रहे, सभी करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन के बारे में बताने के पहले इस वर्ड का मीनिंग समझो, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी वर्ड में छुपा है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन? अगर मैं किसी अमाउंट का कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, का मतलब ये होता है, सिंपल अगर सरल शब्दों में बोलूँ तो, किसी पर्टिकुलर अमाउंट को कमाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टेबल अमाउंट को कैपिटलाइज वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 10,000 रुपए कमाने हैं, मेरा टारगेट कितना कमाना है, और अर्निंग का रेट दिया है 10%, कि हम 10% कमाई करने वाले हैं। तो हम कितना ऐसा पैसा इन्वेस्ट करें कि हमारी कमाई 10% के रेट से 10,000 मिले। 10,000 हमारी कमाई हो, जो कि 10% हम कमाने वाले हैं, तो हम इन्वेस्ट कितना करें, उस इन्वेस्टेबल अमाउंट को बोला जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 10%। मेरे को 10,000 का 10% नहीं निकालना है, मैं 10,000 लगा नहीं रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 10,000 कमाऊंगा, और मेरे को ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 10% कमाऊंगा, तो लगाऊ कितना, 1,00,000। ये आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर रहे हो, बट वही चीज नंबर चेंज हो जाएंगे तो आप लोग कर पाओगे क्या? शायद। मैं बोलूंगा मेरे को 17.5% कमाना है, मेरे को 30 लाख रुपए कमाना है, तो कितने रुपए लगाऊं? तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी नहीं रहेंगी। तो बट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले 1,00,000 वाला आंसर किए हो, एक 10% के अर्निंग के लिए 10% की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो आपने एकदम सही बोले 1,00,000, बट उस चीज को कैलकुलेट कैसा किया आपने, उससे एक फार्मूला बन जाता है, जिस फार्मूले को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ गया कि कितने पैसे लगाने हैं किसी पर्टिकुलर को वैल्यू को कमाने के लिए। मेरे को पहले बताओ कि आपने 10,000 का, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 10,000 का 10% निकाल के बताओ, अगर मैं आपको क्या पूछा होता, तो आप क्या किए होते 10% निकालने के लिए? मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का। ये अभी मैं उल्टा बता रहा हूँ, अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको मैंने 10% निकालने बोला होता, 10,000 का, तो आप 1,000 बताते थे कैसे, 10,000 को 10% से मल्टीप्लाई करके। बट हम एग्जैक्टली इसका उल्टा बोल रहे हैं, हमको यहाँ 10,000 चाहिए, यहाँ पे 10% ही चाहिए, बट लगाना कितना पड़ेगा? तो अगर मान लो यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो 10% है ये इधर उधर जाएगा, तो काय में आ जाएगा, अगर डिवाइड में, तो ये 10% से अगर मैं 1,000 को डिवाइड करूँ, कैलकुलेटर में करके देखो भला, इक्वल टू का बटन मत दबाइएगा, 1,000, अभी आप ये वाले फॉर्मूला, इस वाली वैल्यू पे फॉर्मूला लगाइए, 1,000 डिवाइडेड बाय 10%। हाँ, आपने इक्वल टू का बटन दबाए हो, आपको मैं मना कर रहा हूँ इक्वल टू का बटन। 1,000 डिवाइड, आप देख रहे हो स्क्रीन पे क्या लिखा है, 1,000 डिवाइडेड बाय 10%, बस परसेंट का बटन दबा दीजिए, कितना आता है? आप देख रहे हो क्या लिखा है, 1,000 डिवाइडेड बाय 10%, कितना आ रहा है? ये क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ 1,000 एट द रेट ऑफ 10%, रिवर्स किए हुए हम। तो सिंपल फार्मूला है, अगर किसी का 10% निकालना है तो 10% से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये पता करना है कि वो किसका 10% है, तो उसको 10% डिवाइड कर दो। अब 10,000 पे वो अप्लाई करो जो आपने ओरली किए थे 1,00,000, वो कैसे किए थे, 10,000 का एक्सपेक्टेड अर्निंग था और 10% की रेट ऑफ रिटर्न थी, तो अब करो वाला कैलकुलेटर में 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये जो तरीका है, इसमें इक्वल टू का बटन नहीं दबाते, याद रखना। हाँ, इक्वल टू दबाएंगे तो गड़बड़ होता है, कुछ लोगों का हुआ भी होगा अभी, पता है। तो जो वो और 100 गुना कम कर देता, परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता उस पर, तो वो फर्म कैसे कैलकुलेटर काम करता है वो अपने को मालूम रहना चाहिए, तो मेरे को पता है इसलिए बता दिया। आप याद रखिएगा, सिर्फ परसेंट का बटन दबाते ही आपको आंसर मिल जाएगा, जो 1,00,000 रुपए आएगा, और ये 1,00,000 रुपए ही आपका वेरीफाइड भी हो जाता है, आप लोग की जो ओरल कैलकुलेट किए थे। तो आपको कैपिटलाइज कैसे करना है ये समझ में आ गया। किसी भी अमाउंट को किसी भी रेट से कैपिटलाइज करने बोलूँ, का मतलब किसी अमाउंट को कमाने के लिए कितने पैसे लगाना है, वो मैं आपको पूछूं तो आप बता पाओगे? बताओ वाला, 20 लाख कमाना है, 25% से कितना लगाऊ? 20 लाख रुपए कमाना है 25% के रेट से, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करूं? 80 लाख। और सिंपल ही चेक करो ना, 80 लाख का 25% कितना होता है? 25% मतलब 1/4 होता है, तो 20 लाख, 2 लाख नहीं, 25%। ओरली समझ सकते हो आप नंबर्स को, अगर
तो आप समझ जाओगे कि 80 लाख का 25% यानी 1/4 20 लाख होता है। तो ये जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, इससे कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर आ गया तो अब आ जाते हैं हम गुडविल कैलकुलेट करते समय कैपिटलाइजेशन मेथड में। ठीक है, आ जाओ। एक मेथड है सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन मेथड। मेरे को एक नहीं क्या बेस बनाना है पहले कॉन्सेप्ट समझ आने के लिए। एक मैं बिजनेस ले लेता हूँ जिसका कैपिटल इंप्लॉयड में ले रहा हूँ 10 लाख रुपए, ठीक है। और ऐसे बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और एवरेज जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए हैं? ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में मेरे को पहले ये बताइएगा कि कितने जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाए है, कितना कमाए हैं हमने एवरेज। इसको कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, इससे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, सॉरी 1,50,000 एट द रेट ऑफ 10%। सही बोले। ये क्या निकाले आपने 15 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपका जो आप एवरेज प्रॉफिट कमाते हो उसको कमाने के लिए कितने पैसे लगाना चाहिए। 10% का अगर रिटर्न मिलता है तो ये आ गए आपके 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख रुपए आपको लगाना चाहिए, बट आप 15 लाख लगा रहे हो क्या। जो आप लगा रहे हो उसको बोला जाता है कैपिटल इम्प्लॉयड। तो आपने 10 लाख लगा के 15 लाख का काम किए, तो आपके बिजनेस में कितने की गुडविल होगी। 5 लाख। जो मिसिंग फिगर है वो आपके गुडविल के कारण आ रहा है। समझ रहे हो। तो इस मेथड में हम अगर थोड़ा कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन के तौर पे बताए, फॉर्मूले के तौर पे, तो ऐसे लिखना चाहिए गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें दो मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अभी जो 5 लाख आपने निकाले ना, मैं ये दोनों मेथड से निकाल के बताता। पहले एवरेज से। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू हमने बताया आपको 1.5 लाख का अगर आपका एवरेज प्रॉफिट है, 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज करोगे तो 15 लाख आएगा। बट एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, तो 15 लाख माइनस से आप लोगों ने थोड़ी देर पहले भी निकाले 5 लाख आता है, आया। बट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अर्थात सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, और सुपर प्रॉफिट का मतलब वो पैसा जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, और जो भी एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो उसको कमाने के लिए जो लगाना पड़ता, बट लगा तो नहीं रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो उसके थोड़ी कुछ लगा रहे हो। कमा तो आप उसके लिए रहे, लगा तो आप उसके लिए रहे जो नॉर्मल लोग कमाते हो, बट जो एक्स्ट्रा आप कमाते उसके लिए कुछ नहीं लगाते। तो जो बिना लगाए पैसा कमाया जा रहा है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल आएगी डायरेक्ट। तो ये सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अर्थात सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ही गुडविल होती है। बट एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की वर्थ होती है, और उस बिजनेस की वर्थ में से जो एक्चुअल में हमने इन्वेस्ट किया उसको हटाने पर गुडविल आती है। बट सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन की वैल्यू को गुडविल बोला जाता है। इसमें मेरे को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 10% है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। हम अगर नॉर्मल के ऊपर कमाते हैं तो हम सुपर कमाते। एवरेज कितना लिया था मैंने पिछले एग्जांपल, 1.5 लाख। भूल गए हो। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितने लाख है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, और हमारा एवरेज कितना है 1.5 लाख रुपए। और हमारे एवरेज से कंपेयर में नॉर्मल कम है, हम एवरेज जो है कितना ज्यादा कमाते हैं। 50,000 रुपए को 10% से कैपिटलाइज करो। 50,000 कमाने के लिए 10% के हिसाब से कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वो 5 लाख और ये 5 लाख सेम है कि अलग है। तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो या सुपर का करो। अगर आपको सिर्फ एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड भी बोल दिया तो आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा, चाहे आप सुपर से करो चाहे आप, बट जो बोलेगा वो मेथड या प्रोसीजर कैलकुलेशन की फॉलो करनी पड़ेगी। समझ रहे हो। बहुत भारी लग गया कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्चुअली लॉजिकल मेथड तो यही लगता मेरे को, कैपिटलाइज अपना अपना विचारधारा रहती। हाँ, इधर क्या दिया है मैं पढ़ लेता एक बार। कहाँ गया कैपिटलाइजेशन। फाइंड आउट एपीपी, एवरेज प्रॉफिट निकालो बोलते।
वर्कआउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपीपी, कैपिटलाइज वैल्यू एपीपी 1.5 लाख को कैपिटलाइज करेंगे तो कितना आएगा 15 लाख, 10% से किए तो जैसे थोड़ी देर पहले किया, समझ गए क्या बोला, ये आ गया 15 लाख कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपीपी। डिसाइड नेट टेनिजिबल ट्रेडिंग ट्रेसिंग एसेट लिखा है, ट्रेडिंग होता है जो भी है, मतलब जो ये है ना, इसका मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉय, इसमें से माइनस किया ना लाइबिलिटी पेबल टू आउटसाइडर ऐसा करके, तो जो भी है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल में डायरेक्ट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपीपी में से जो नेट टेंजिबल एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको माइनस कर देंगे, थोड़ी देर पहले मैं लिख के बताया था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपीपी में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस। समझ में आया क्या बोले हैं, बस खुश रहो, आज आ जाते हैं प्रॉब्लम में, काय के रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे सर अब, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बताइएगा, पहले तो मेरे को ये बैलेंस शीट है, प्रश्न है, जो भी है, मैं पहले एक काम करता हूँ, रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय दिस टाइप ऑफ कंपनी इज इनकम टैक्स पेबल 50% ऑफ द अबव ऑन द अबव सॉरी ऑफ द अबव प्रॉफिट, यानी ये ऊपर जो प्रॉफिट दिए हुए हैं ना, ये इधर दिए प्रॉफिट, इन प्रॉफिट में क्या नहीं है सर, इनकम टैक्स माइनस किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो टैक्स इनकम है, ये जो इनकम है वो टैक्स पेबल है इस पे, तो टैक्स लेने के बाद वाला प्रॉफिट लेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट एवरेज मत लेना। इससे क्या समझ में आता है कि सबसे आखिरी लाइन को भी आपको पढ़ना जरूरी है, कई बार एग्जाम में क्या होता है अपन ये चीज मिस कर दिया, एवरेज ही गलत आ गया, पूरा कल्याण भाव हो गया, समझ रहे हो क्या बोले आगे। तो अब मेरे को क्योंकि गुडविल निकालना है, जो कि कौन सी मेथड से निकालना है, अभी तो कुछ बोला नहीं है, ऊपर लिखा है कि कुछ, कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ भी ना लिखा जाए, नंबर ऑफ परचेज ईयर ही नहीं है, तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ही लगाना है, बाय डिफॉल्ट आपको अपने मन से लगाना पड़ सकता है, बट जनरली बीकॉम लेवल पे क्वेश्चन में लिखा रहता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अलावा बाकी कुछ नहीं दिया, तो आप नॉर्मल रिटर्न के इस्तेमाल करके कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू को कैपिटलाइज करके सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, दोनों का डिफरेंस गुडविल बोल देंगे, जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस बैलेंस शीट का चित्र देख के बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना संभव है, बिल्कुल है, टोटल एसेट में से कौन सी लाइबिलिटी माइनस कर दो, अगर किसी की मार्केट वैल्यू नीचे दी गई है ना, जैसे कि आप लोग को याद होगा डिजोल्यूशन में रहता था मार्केट वैल्यू, तो ऐसा कुछ है तो वो लेंगे मार्केट वैल्यू, मतलब सर इधर जैसे इधर लिखा हुआ है बिल्डिंग 80,000, बट यहाँ पे दिया है उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो हम 1 लाख लेंगे, याद आ रहा है, बट बिल्कुल, तो रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, बट गुडविल कैलकुलेट करते समय गुडविल को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो वापस आ जाते हैं अपने, तो डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर याद करो, इसको लेना चाहिए, ये फिक्सड से सेट होती है, पहले तो बता देता हूँ, अगर फिक्सड से सेट है तो इसको लेना नहीं है, या तो लेना नहीं है और इस साइड से जा रहे हो तो माइनस भी करना है, क्या बोल रहा है समझ में आएगा, थोड़ा इंतजार करो। तो प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन व रेस्ट, तो 4 साल का प्रॉफिट भी दिया, उसका एवरेज कर लेंगे आप लोग, टैक्स माइनस कर वगैरह लेंगे, तो मैं आ जाता हूँ एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कैपिटल इंप्लॉयड, बाकी चीजें थोड़ी आसान है, कैपिटल इंप्लॉयड थोड़ा सा दिमाग वाला है। तो कैपिटल इंप्लॉयड के लिए आपको क्या करना है, रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, कौन सी एसेट माइनस क्या सर, रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल, 12वीं पढ़े होंगे तो आपको ये शब्दों का अर्थ पता होगा शायद, व्हाट इज रियलाइजेबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट छोड़ के सभी एसेट, तो फिक्स एसेट और करंट एसेट सब आती है, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी नहीं बोलना चाहिए, ओनली करंट लाइबिलिटी। तो बताइए ना, पहले तो यहाँ पे ये गुडविल को हमको गुडविल कैलकुलेटर करते समय नहीं लेना है, पॉइंट याद रखेंगे, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये रियलाइजेबल है क्या, नहीं, ये एक प्रकार का कैपिटल लॉस है, शेयर को जब डिस्काउंट में इशू करते हैं ना, तो कंपनी को नुकसान होता है, और ये नुकसान किसी एक साल का नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी क्या होने वाली बिजनेस करने वाली है, उसके लिए अरेंज किया गया पैसा शेयर इशू करके, वो नहीं हो रहा था तो हमने डिस्काउंट में इशू किया, और वो डिस्काउंट जो है हमारा रेगुलर खर्चा नहीं है, हर साल होने वाला खर्चा नहीं है, और लॉन्ग टर्म का खर्चा माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है उसको, इसलिए एसेट में लिखते हैं, बट वो रियलाइजेबल नहीं, उससे पैसे नहीं मिलते कुछ, तो ये नहीं लेंगे, तो 2 को छोड़ के बाकी सब लेंगे। हाउ, बिल्डिंग 80, प्लांट मशीनरी की कॉस्ट 50,000, जो भी है मार्केट वैल्यू नीचे नहीं दिए तो कॉस्ट को ही लेंगे, ठीक है। डिप्रिसिएशन फंड दिया है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग के 5,000 को क्या करना चाहिए, बिल्डिंग में से माइनस, 80,000 में से नहीं, क्या 5,000 को माइनस, या तो बाद में इसको माइनस कर लो या तो इधर कर लो, बात एक ही है। कल याद है क्या आपको, बैलेंस शीट में भी अपन ने, सॉरी कल अपने क्वेश्चन काय का को टॉपिक कर रहे थे अपन,
कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट। तो आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो आपने देखे थे हमने ये इस तरीके से उसने किया था, याद है क्या? डिप्रिसिएशन फंड बना के लिखा था, वो L2 में लिखना है बोला हूँ मैंने, जो भी है। तो वैसा ही प्रेजेंट है, तो इसमें 80,000 नहीं लेंगे, 75,000 लेंगे। समझ रहे हो क्या बोले? या तो 80 लेके बाद में 5 माइनस करेंगे, बात एक ही चीज। तो करते जाओ, एक काम करो, पहले टोटल ले लो, क्या क्या लेना चाहते हो। 1 2 3 4 5, इन सबको कर दो प्लस, और 1 2 3 और ये 4 को माइनस। ये 3 तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और ये तो डेप्रिसिएशन है जो इधर फुल वैल्यू लिया इसलिए माइनस भी करेंगे। तो करो और बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? जिसके पास दिमाग है वो जोड़ो, घटाओ, बताओ। 2,10,000। बाकी लोग टैली करो, बाकी लोगों का भी सेम आ रहा है क्या, बताओ। अभी तक नहीं आया? ये तो मैं ओरली कर लेता हूँ, चलो ठीक है। 31, 180, 2, 250, 2.5 लाख में से घटाना है 10, 30, 210, 210 करेक्ट है। 2.5 लाख माइनस 40,000, समझ में आया? इसका टोटल 2.5 लाख है, इसका टोटल 40,000 है। 2.5 लाख में से 40,000 का तो कितने है? 2,10,000। समझ में आया आदित्य? ये 2,10,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ये कौन सा प्रॉफिट हो गया सर? नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया इतना? अब अपन आ जाएंगे कौन से प्रॉफिट पे? एवरेज। क्योंकि एवरेज और नॉर्मल का डिफरेंस निकल जाएगा तो सुपर आ जाएगा, और सुपर जैसे ही आया उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, गुडविल आ गया। समझ रहे हो? तो अब आ जाएंगे अपन एवरेज। एवरेज निकालने के लिए मेरे को 4 साल का प्रॉफिट दिया है, पास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो बताइए ना, यहाँ पे आपको 20,000 लेना है, प्लस 30,000 प्लस 36 प्लस 40, करिए चारों को टोटल। 30 40 50 90, 126, 126 आया। लेने क्या है क्या? हाँ, एक साथ भी कर सकते, बाद में एक भी बार भी कर सकते। तो बताओ एक बार करूँ क्या बार बार करूँ? बात एक ही है। बात एक ही, या डायरेक्ट 50% है तो आधा आधा ले लो ना। 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20, सबका आधा कर लिया मैंने। 50% टैक्स घटा के। समझ में आया क्या बोले? डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया, कितना हो गया? 20 30, ये हो गया 30, और ये 40 50 60 63, 63/4। बोलिएगा, है 15,750 आता है। और ये 15,750 कौन सा प्रॉफिट है सर? एवरेज। और नॉर्मल प्रॉफिट से हम कम कमा रहे हैं, नहीं समझे? हम कम कमा रहे हैं, मतलब हमारी गुडविल नहीं है, देयर इज नो गुडविल। समझ में आया क्या बोले? कैपिटल एम्प्लॉयड इसने कौन सी मेथड से किया था? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। बात एक ही हो गई, लेकिन उससे भी करते तो हमारा 1,57,000, पहले 15,700 को कैपिटलाइज करते तो ये 1,57,000 फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। बट एक्चुअल में हमने कैपिटल उससे ज्यादा लगा दिए, तो हम तो गुडविल है ही नहीं ना, हम तो कम कमा रहे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो चाहे आप एवरेज का कैपिटलाइजेशन करो, चाहे आप एवरेज का कैपिटलाइजेशन करो, चाहे सुपर का करो, बात एक ही है। आंसर नहीं आएगा, दोनों में गुडविल नहीं आएगी। हाँ, इसने क्या किया, पहले एवरेज निकाल लिया 126, हमारा 63 आ रहा था क्योंकि हमने टैक्स से बात की। इसने बाद में एक ही बारी में टैक्स घटाया, बाद में उसका भी 63 ही आया। आया नहीं आया? और वो जो 63 आया एवरेज, तो सर ये टोटल है, उसको 4 से भाग करके उसने भी उतना ही निकाला। और ये 2,10,000 का हमने कैसे निकाले? उसने थोड़ा अलग निकाला। ये जो 80 में से उसमें बिल्डिंग में से डिप्रेशन घटाया। बात एक ही, अल्टीमेटली वही आया। समझ में आया? तो कैलकुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत भारी लग रहा है। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो पास नहीं हो सकते। सही बोले, मतलब पास तो हो जाएंगे, मतलब मार्क थोड़े सुंदर नहीं रहेंगे। एन्यूटी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा, इंतजार करेंगे। वापस आ जाते हैं अपन अगले प्रॉब्लम में। पहले ई में ध्यान दीजिए, पांचवा में
द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर सी एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी इसमें ही आता है, ये एक्सटर्नल क्रेडिटर इसको माइनस करते हैं, आप लोग को याद होगा कैपिटल एम्प्लॉयड के तहत। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ लूँ 2,04,000, यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर मैं इन सबको जोड़ के इसको घटाऊं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसमें से कोई ऐसी एसेट तो नहीं है जो नॉन रियलाइजेबल है, सब कुछ रियलाइजेबल है। 2,42,040 में से 38,040 घटाएंगे तो भी 2,04,000 ही आएगा। 2,04,000 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे द फॉलोइंग वर द नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, बैलेंस शीट 2016 का है, बट 14, 15, 16 यानी करंट ईयर तक के 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तीनों को जोड़ के मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड, तो एवरेज आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। द अबव अमाउंट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1800 ईच ईयर। इसमें ऐसी इनकम है 1800 की जो इनकम कैसे हुई है, इन्वेस्टमेंट से। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने मिस कर दिया था, जो कि मैंने ये पॉइंट पढ़ा तो मेरे को याद आया, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं बिजनेस में गुडविल निकालना चाहता हूँ, तो जो मैं पैसा बिजनेस में बिजनेस करने के लिए यूज कर रहा हूँ, जो पैसा मैं बिजनेस करने के लिए यूज कर रहा हूँ, उसी को मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड मानना चाहिए। कैपिटल और एम्प्लॉयड में जो एम्प्लॉयड वर्ड है ना, इसका मतलब है बिजनेस में एम्प्लॉयड यानी काम पे लगा हुआ पैसा। मान लो मैंने बिजनेस में एसेट तो है, लेकिन एक ऐसी एसेट है जो मैंने बिजनेस में नहीं बल्कि कहीं इन्वेस्ट किया हो, जमीन खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिया, डिबेंचर्स खरीद लिया, तो के केस में क्या होता है, मेरा पैसा बिजनेस के बाहर चले गया, तो उससे ना तो मेरे को जो इनकम हो रही हो मेरे बिजनेस को परफॉर्मेंस के तौर पे कंसिडर करना चाहिए, कि गुडविल निकालने के लिए मैं वो जो इन्वेस्ट करके पैसे कमा रहा हूँ उसके लिए बिजनेस की थोड़ी कोई रोल है। समझ रहे हो क्या बोल रहे? तो ना तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड में उस इन्वेस्टमेंट को लेना चाहिए एज एन एसेट, एसेट माइनस लाइबिलिटी करते मैं एसेट में मानो ही मत उस इन्वेस्टमेंट को जो बिजनेस के काम नहीं आ रही, जो कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं है। बिजनेस में पैसा आया बट वो इन्वेस्ट हो गया कई बार, तो उसको एम्प्लॉयड में मत लो, कैपिटल है वो बट एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसको हटा दो। और उससे होने वाली जो इनकम है, इनकम में से इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डिविडेंड को भी हटा दो, क्योंकि हमको अपने बिजनेस में खुद के बिजनेस में लगाए गए पैसों से खुद के बिजनेस से की गई कमाई को कंपेयर करना है। मैंने अपने बिजनेस में जो पैसे लगाया, मतलब मैंने मशीन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो मैं लूंगा उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में, एम्प्लॉयड है बिजनेस के काम आ रहा है, बट इन्वेस्ट कर दिया तो उसको कंसिडर। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा एसेट में तो उसको भी नहीं लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया है आपके लिए। तो यानी ये जो अपन बोल रहे थे ना 2 लाख कितना 4,000 गलत बोल रहे थे, उसमें से 30,000 घटेगा, सिर्फ 74,000 आएगा। ये 74, सॉरी, हाँ 1,74,000 ये क्या रहेगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकाला गया है सर, इसको नहीं लिया गया है 30,000 को, सभी को लिए और इसको माइनस की तो इतना आ गया। समझ में आया? अब जब मैं प्रॉफिट लूंगा तो इनमें से 1,800 रुपए हर साल के प्रॉफिट में भी इंक्लूड है, जो उसी इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं, इन्वेस्टमेंट से, तो 1,800 को भी मैं उसमें से माइनस करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना। हाँ, अगर इन्वेस्टिंग बिजनेस है तो नहीं करते ऐसा। आपने अगर ये टॉपिक प्रोफेशनल में पढ़े तो ऐसा स्पेशली लिखा हुआ है वहाँ, क्या कि अगर कोई बिजनेस ही किसका है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कि भैया हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाते हैं, और ऐसे बिजनेस की तो मेन एक्टिविटी हो गई ना, तो इन्वेस्ट किया मतलब बिजनेस के बाहर नहीं गया पैसा, बल्कि बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? अदर बट नॉर्मल बिजनेस जो इन्वेस्टिंग बिजनेस नहीं होता है, बहुत कम बिजनेस इन्वेस्टिंग बिजनेस होते हैं। आगे बोलिए, तो आगे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द अबव बिजनेस एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट सर, ये एवरेज सुपर क्या होता है, एवरेज निकाल के नॉर्मल माइनस करो, सुपर, सुपर को ही एवरेज सुपर भी बोलते हैं, तो एवरेज से कंफ्यूज मत होइए, वो सुपर ही है। कितना ईयर्स ऑफ परचेस सर, 2 years। कितना झूठ बोल रहे हो, अभी तो पढ़े हैं 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 year, यानी नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी एवरेज कितने करेगा, एवरेज सुपर कितने करेगा, एवरेज कितने साल का करेंगे, बट उसको नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे। समझ में आया क्या बोले, मल्टीप्लाई वाला 2 है, एवरेज वाला 3। Taking into the account the fact that the standard rate of return on capital employed in such type of business is 10%। स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल। आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया भी था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट की जगह वो एवरेज रेट, डिविडेंड का रेट, स्टैंडर्ड रेट कुछ भी देगा, वो अपने को समझना है कि वो कौन से रेट की बात कर रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ। सही बोले गलत बोले, पहले ही बोल दिए थे। आगे, and assuming that the each year's profit is immediately withdrawn in the full by Mr. C। इसका मतलब समझ रहे हो, किसी को समझ में है इसका मतलब, विड्रॉ तो एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड करने की जरूरत
क्योंकि विड्रॉ कर लिया तो अपने वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वही अपना क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। समझ में आया कंसेप्ट, ये लिखा हुआ है। और ये सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन होना तो यही अज्यूम करने का, क्योंकि जनरली बिजनेसमैन जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस में लगाया हुआ पैसा क्या कर लेता, घर चलाना है ना उसको। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी का बिजनेस है तो पैसा री इन्वेस्ट होता है जनरली, बहुत हो गया तो डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड दे दिए, ये भी इनडायरेक्टली विड्रॉ वाला ही क्लिक पॉइंट है। ऐसे आपको कई बार पॉइंट से भी समझना है कि विड्रॉ मानू कि नहीं मानू। तो आज जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डायरेक्ट निकलेगा, तो निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिए थे अपन ने, एवरेज करते हैं। एवरेज करने के लिए पहले हर साल के प्रॉफिट में से 1800 घटाओ, और ऐसा आइटम जो हर साल है तो आप एवरेज करके भी घटाओगे एक बार तो भी चले, बट मैं कर लेता, अगर 1800 घटाना है तो घटा ही लेता हूँ। 30,480 और इधर आ जाएगा 34,070, 1800 घटा रहा हूँ मैं। इधर कितना आएगा, कोई तो मदद करो। 580, इन तीनों को एवरेज करने 550, ओके ओके। तो इन तीनों को टोटल कर लो पहले, 1,06,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे एवरेज करने के लिए, तो करिए डिवाइडेड बाय 3, तो उसको 67 कर देता हूँ। ये 35,367 का क्या आया सर, किसी का अलग आ रहा क्या, सब आ रहा है। तो ये जो अमाउंट आया 35,367 जो भी अमाउंट है, ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है, एवरेज प्रॉफिट, और ना तो कोई टैक्स वगैरह है ना कुछ और है। तो ये आ गया अपना। अब अपने को कौन से मेथड से गुडविल निकालना था, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो एवरेज आ गया। अब नॉर्मल निकालने के लिए बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, है कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। देखो एवरेज प्रॉफिट अपने पास आ चुका है 35,367। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमने अब भी निकाले है 174, आप घर जाके आराम से निकालिएगा। 174 सही है गलत है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट भी मैंने हटा दिया ना उसमें से, 2,04,000 में से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि कितना दिया था, बताइए कितना आता है, क्या 17,400 नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज्यादा कमाते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो बोलिए ना, यहाँ पर ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 35,367 माइनस 17,400, बोलिए। ये 17,967 का सुपर आ गया, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला है, 2, तो बोल दीजिएगा 934। ठीक है, अभी इसका आंसर देखते हैं। पहले तो इसने गड़बड़ किया है कि सही किया है। ये भी सही है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट भी सही है अपना, आहा बोलते जाओ, हाँ और एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना है उसका, है 700 आ गया उसका। ये कैसे आ गया 35,700, ये देखो ये 1 2 3 हमने टोटल किया और डिवाइड 3 किया तो हमारा कितना आ रहा था, वो 67 वगैरह आ गया था ना अपना। नहीं नहीं किया है उसने, ये वाला तीनों को करो वाला एक बार टोटल 1,06,000। हाँ माइनस उसने बाद में कर लिया ना, तो बाद में भी किया तो बात एक ही है ना। बाद में एक बार करो या बार बार करो, एक बार फिर से इसके नंबर्स को चेक करो, एक बार इसको चेक करो, डिवाइडेड बाय 3 करके टोटल करो उसका। चेक किए कि टोटल की, अब ये नंबर देखो, 32,280, 36,870, 43,350, ये उतना ही है कि जितना हमने इधर देखे, 32,280, 36,870, 43,350 बराबर है, तो फिर तो आना ही चाहिए उतना। कैलकुलेशन चेक करते एक बार।